हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मतलब आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक डाटा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें बताया गया मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न विद कवरेज एंड क्वालिटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिक्स रिलीज। तो जितने भी डाटा रिलीज किया जाता है उसके लिए जिम्मेवारी जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा मिनिस्ट्री जिम्मेवारी लेता है, तो है मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। द सर्वे कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री बेस्ड ऑन साइंटिफिक सैम्पलिंग मेथड मॉस्पी केम इनटू एग्जिस्टेंस एज इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री 1999। उस 1999 में पहली बार मॉस्पी बनाया गया था एक स्पेशल मिनिस्ट्री के रूप में, और इसको बनाने के लिए दो डिपार्टमेंट को मर्ज किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो दोनों को मर्ज करके एक नया मिनिस्ट्री बनाया गया था। दोनों का इसके तहत आज भी दो डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स का काम है तो डाटा निकालना, और दूसरा काम है मतलब कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करना। द स्टैटिक्स विंग्स रिडेजिग्नेटेड एज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो स्टैटिक विंग्स के अंदर एक नेशनल स्टैटिकल्स ऑफिस है, जिसके तहत सेंट्रल स्टैटिकल्स ऑफिस और एनएसएसओ मतलब दो आते हैं। तो एनएसएसओ या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस सीएसओ सेंट्रल ऑफ स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलाकर बनाते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो मॉस्पी के अंदर आता है। मॉस्पी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स है उसके तहत आता है। द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है 3 डिवीजन। जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट है इसका, उसके तहत 3 डिवीजन है। 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, एमपी लेड स्कीम। एमपी लेड स्कीम हाल में न्यूज़ में भी था, इसलिए हम इसको काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। बिसाइड दी 3 थिंग्स देयर इज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसके अलावा एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन भी है। ठीक है, क्रिएटेड थ्रू रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशनल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, जो कि कोलकाता में है। तो ये सब जो स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में इंडिया वर्क करता है। अब लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रेजोल्यूशन 2005 डिसाइडेड टू सेटअप अ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। 2005 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन सेटअप किया जाएगा रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2005 में सेटअप करने के लिए इंडिया के द्वारा रिजोल्यूशन लाया गया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसको कंस्टिट्यूट किया था 2006 में टू सर्व एज अ नोडल एम्पावर्ड बॉडी फॉर ऑल कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। तो कंट्री में जितने भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होते हैं उसको एनएससी के द्वारा करवाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा कराया जाता है। उसके द्वारा मॉनिटर कराया जाता है ताकि डाटा में कोई गड़बड़ी नहीं किया जा सके। अब देखते हैं सीएसओ के बारे में, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में। अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री के तहत अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसके तहत अटैच्ड ऑफिस है। कोऑर्डिनेट द स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री एंड इवॉल्व स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड। इट एक्टिविटीज इंटर एलिया इंक्लूड कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट। तो इसका काम क्या क्या है, तो नेशनल अकाउंट को कंपाइल करना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी जो होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसको रिलीज करना। तो सीएसओ आईआईपी कौन रिलीज करता है, याद रखिए सीएसओ रिलीज किया जाता है, सीएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी जो है सीएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है। सीपीआई जो है, सीपीआई 3 तरीके से निकाला जाता है, रूरल, अर्बन और एक कंबाइंड। तो ये भी सीएसओ के द्वारा निकाला जाता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिक्स ये भी सीएसओ के द्वारा निकाला जाता है, इंक्लूडिंग जेंडर स्टैटिक्स। तो जेंडर स्टैटिक्स भी सीएसओ के द्वारा निकाला जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं इसके द्वारा कई सारे रिपोर्ट निकाले जाते हैं। उसके अलावा एनर्जी स्टैटिक्स, सोशल एंड इन्वायरमेंट स्टैटिक्स एंड प्रिपेयर द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट नेशनल अकाउंट डिवीजन नेड जो है ऑफ द सीएसओ इज रिस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट विच इंक्लूड द एस्टिमेट ऑफ जीडीपी। तो नेशनल अकाउंट डिवीजन सीएसओ का एक डिवीजन नेशनल अकाउंट डिवीजन एक इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जीडीपी का डाटा जो है सीएसओ के द्वारा निकाला जाता है। नेशनल इनकम इंडिया कैलकुलेट करने के लिए है, और प्राइवेट या फिर फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, कितना इंडिया में सेविंग हो रहा है, कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब काम कौन करता है, नेड करता है, नेशनल अकाउंट डिवीजन करता है, जो सीएसओ के अंदर आता है। और सीएसओ मॉस्पी के अंदर आता है, तो बोल सकते हैं नेड जो है मॉस्पी के अंदर आता है। अकॉर्डिंगली द एनुअल इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन दीज इंडाइसेज आर अवेलेबल सिंस जनवरी 2012। तो जनवरी 2012 से इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है इंडिया में, एनुअल इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है, तो ये सीएसओ के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, जो रिवाइज्ड बेस्ट ईयर है तो 2010 से 12 है, तो सॉरी यहाँ 11-12 होगा, मिसप्रिंट हो चुका है। और सीएसओ का मतलब कि 2011-12 के डाटा के हिसाब से बेस ईयर जो लिया गया है 2011-12 है। और एंड रिवाइज सीरीज लॉन्च इन 2015। द बैक सीरीज ऑफ रिवाइज सीरीज ऑफ सीपीआई ऑल्सो मेड अवेलेबल फॉर द यूजर्स। तो इसको मतलब कि इसको डाटा को कैलकुलेट करने का तरीका 2015 में चेंज किया गया था। एक्चुअली अब हम लोग जीडीपी के एक मेथड होता है जीवीए, है ना, तो हम लोग ग्रॉस वैल्यू असेसमेंट के द्वारा इसको ऐड करते हैं। जीडीपी और जीवीए में अंतर क्या है, जीडीपी और जीवीए में अंतर क्या है आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम दिए हैं, एग्जाम 500 मार्क्स का है, ठीक है,
एग्ज़ाम 500 मार्क्स का है और आपको अंतिम में बता दिया है कि आपका 382 मार्क्स आया है। इमेजिन कीजिए कि 500 मार्क्स का एग्ज़ाम था और आपको बता दिया है कि आपका 382 आया है। तो एज दिखाया गया जीडीपी, ठीक है, मतलब इस तरीके से बता दिएगा तो जीडीपी कहलाएगा। और यदि इसको ऐसे बताया गया कि आपका 500 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 100 नंबर का साइंस हुआ था, उसमें आपको 63 आया है, 100 नंबर का मैथ था, उसमें आपको 92 आया है, 100 नंबर का एसएसटी था, उसमें आपको 85 आया है, इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है जीबीए। तो यहाँ भी टोटल तो निकलेगा ही ना, टोटल तो हमको यहाँ भी पता चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपको हम बताते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि बताया गया, पहले क्या बताया जाता है, जीडीपी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि बताया जाता है कि कंट्री का टोटल प्रोडक्शन कितना है, बस उसमें ये नहीं पता चलता कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कितना है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन कितना है, सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन कितना है। वहीं जीबीए में क्या होता है कि हम लोग एक एक सेक्टर के बारे में जान सकते हैं कि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। जैसे एग्जांपल दिया ना कि मान लीजिए आपको 382 मार्क्स आया है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि साइंस में कितना आया है, मैथ में कितना आया है, बायोलॉजी में कितना आया है, सॉरी साइंस बायोलॉजी तो साइंस में ही आ गया होगा, सॉरी, एसएसटी में कितना आया है, हिंदी में कितना आया है। लेकिन यदि आपको ये बता दिया जाए कि आपका हिंदी में इतना आया है, मैथ में इतना है, साइंस में इतना है, इस तरीके से तो आप टोटल तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। मतलब जीडीपी तो अभी भी कैलकुलेट हो ही जा रहा है, लेकिन अलग अलग बताया सेक्टर का भी बताया जा रहा है। तो जीबीए भी जो इसी के द्वारा निकाला जाता है, इसको बोला जाता है जीबीए, इस मेथड को बोला जाता है जीबीए। नेक्स्ट है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अंतर क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में अंतर क्या है। तो सीपीआई के बारे में जान लेते हैं। इट मेजर द चेंज इन द रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का खुदरा दर को मेजर करता है, रिटेल प्राइस को मेजर करता है। मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है, गुड्स और सर्विस दोनों के लिए रिलीज किया जाता है। इट इंक्लूड 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट और सर्विसेज आते हैं। इसके लिए बेस ईयर एक कैलेंडर ईयर होता है, मतलब 2011-12 इस तरीके से, ठीक है। मतलब कैलेंडर ईयर कहने का मतलब क्या होगा जी, जनवरी टू दिसंबर। तो इसके लिए जो बेस ईयर होता है जनवरी से दिसंबर होता है, यानी कि इसका जो बेस ईयर हो कोई एक साल के लिए लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2011 लिया गया है, फिर 2012, एक ही साल इसमें लिया जाता है, 11-12 इस तरीके से नहीं। इट कैलकुलेट द फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो महंगाई दर के नापने का सबसे बेटर तरीका है सीपीआई ऑफ द इंपॉर्टेंस टू द जनरल पब्लिक। तो आम आदमी के लिए सीपीआई ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महंगाई नापने का सबसे बेटर तरीका है। तो एक बार इसको देखते हैं क्या क्या। सीपीआई जो है रिटेल प्राइस पर गुड और सर्विस को मेजर करता है, मंथली बेसिस पे निकालता है, गुड्स और सर्विस दोनों को काउंट किया जाता है। यहाँ पे 8 कैटेगरी में बांटा गया सारे गुड और सर्विस को। बेस ईयर एक कैलेंडर ईयर होता है, मतलब जनवरी टू दिसंबर होता है। कैलकुलेट द फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। और सीपीआई जो जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से देखा जाए डब्ल्यूपीआई के बारे में, तो ये भी मेजर करता है गुड्स और गुड्स को। इसमें सर्विसेज को मेजर नहीं किया जाता, दोनों में अंतर देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि रिटेल प्राइस गुड्स और सर्विसेज, लेकिन यहाँ सिर्फ गुड्स का बात किया गया, तो यानी इसमें सर्विसेज को मेजर नहीं किया जाता है। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज को मेजर नहीं किया जाता है। सीपीआई मंथली निकलता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई वीकली निकलता है। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों होता है, यहाँ सिर्फ गुड्स होता है। इसमें 8 कैटेगरी में बांटा जाता है, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर गुड। इसका कैलेंडर ईयर बेस ईयर होता है जनवरी से दिसंबर तक। इसमें फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब मार्च टू अप्रैल या अप्रैल टू मार्च ऐसे मान सकते हैं। और ये जो है इट मेजर इन्फ्लेशन फर्स्ट स्टेज, ये है फाइनल स्टेज। तो इन्फ्लेशन का फाइनल स्टेज मेजर करता है, फर्स्ट स्टेज मेजर करता है। डब्ल्यूपीआई जो है आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो होलसेल प्राइस में डील करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, फैक्ट्री वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, एएसआई के बारे में। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला नहीं है। इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स के लिए इंडिया में पहला प्रिंसिपल सोर्स है। इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस एंड इवेलुएट ऑब्जेक्टिवली रियलिस्टिकली इन द चेंज इन ग्रोथ। तो इसमें बताया जाता है कि कितना ग्रोथ में चेंज आया है, ठीक है, और कितना मतलब कंट्री के इंडस्ट्री का जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा बताया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या काम चल रहा है आजकल, ठीक है। एएसआई एक्सटेंड टू द इंटायर कंट्री, पूरे कंट्री में इसके द्वारा मेजर किया जाता है। सर्वे कवर ऑल फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2MI एंड 2M1 और 2M सेकंड ऑफ द फैक्ट्री एट 1948। तो फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन जो होता है 2 एक्ट के तहत किया जाता है, या तो सेक्शन 2M1 के तहत या फिर सेक्शन 2M2 के तहत, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तो इसके तहत जितने रजिस्टर्ड कंपनी सबका डाटा इसमें कवर किया जाता है। हाउएवर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स, रेस्टोरेंट, होटल, कैफे एंड कंप्यूटर सर्विसेज एंड द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर एक्सक्लूडेड इन द सर्वे। तो सर्वे में ये सब चीज़ को नहीं काउंट किया जाता है। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को नहीं काउंट किया जाता है, ऑयल स्टोरेज को, रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, ये सब को काउंट नहीं किया जाता है। द इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग रजिस्टर्ड विद द सीई आर नॉट बीइंग कवर्ड अंडर एएसआई। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो सीईए के तहत मतलब कि रजिस्टर्ड हैं, उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। कब से? तो 98-99 से। हाउएवर कैप्टिव्स यूनिट नॉट रजिस्टर्ड विद सीईए कंटिन्यू टू कवर। लेकिन ऐसे यूनिट मतलब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग जो सीईए के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, उनको इसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, जो अभी हम लोग बात किए थे ऊपर में।
तो IIP जो है एब्स्ट्रैक्ट नंबर ऑफ रेशियो विच मेजर द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो IIP के तहत क्या किया जाता है, तो कंट्री के डिफरेंट सेक्टर्स में का कितना ग्रोथ हो रहा है उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, मतलब IIP में ये बताया जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी तीनों का बताया जाता है यहाँ पे कि कितना ग्रोथ हो रहा है। इन इंडिया IIP इज रिप्रेजेंटेटिव फिगर विच मेजर द जनरल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द कंट्री। तो इंडिया में ये बताता है कि कंट्री में क्या एक्टिविटी, मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितना भी हो रहा है। बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर इट डजंट शो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। तो ये नंबर में होता है इसलिए एक्टिविटी का वॉल्यूम नहीं दिखाता है, बल्कि ओनली मैग्नीट्यूड दिखाता है कि कितना % इंक्रीज हो रहा है गिवन पीरियड में। ठीक है, IIP इज रिलीज CSO के द्वारा मंथली बेसिस पे इसको रिलीज किया जाता है। IIP जो है मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है। क्विक एस्टिमेट विद टाइम लॉग ऑफ 6 वीक्स एज पर द स्पेशल डाटा डिस्क्रिमिनेशन स्टैंडर्ड ऑफ द IMF। तो कहा जा रहा है कि 6 वीक के बाद इसका डाटा आता है, मतलब कि यदि जनवरी का IIP आपको जानना है तो आपको मिलेगा कब, मार्च के मिडिल में मिलेगा, मतलब 15 मार्च के आसपास मिलेगा। यदि फरवरी का डाटा आपको जानना तो अप्रैल के मिडिल में निकलेगा। ठीक है, तो यदि जून के बीच में कोई डाटा, अब 15 जून के आसपास यदि IIP आ रहा है तो किस मंथ के लिए होगा, ये अप्रैल मंथ के लिए होगा। ठीक है, तो क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में 6 महीने लग जाते हैं, उसको फिर डाटा के ऊपर देखना है कि क्या उस पर मतलब एनालिसिस करना है। 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री, इंडिया में 8 इंडस्ट्री को कोर सेक्टर इंडस्ट्री बोला गया है, जिसमें जो लगभग 40.2% वेटेज रखते हैं आइटम में। ठीक है, तो कौन कौन कोर इंडस्ट्री है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आता है, उसके बाद स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिएगा पेट्रोलियम अलग है, क्रूड ऑयल अलग है और उसके रिफाइनरी प्रोडक्ट को अलग यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोयल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर, ये 8 इंडस्ट्री को कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। कौन कौन, तो कोल ऐसे याद रखिएगा, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस यानी कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जो तीनों फॉसिल फ्यूल होता था। उसके अलावा सीमेंट और फर्टिलाइजर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और स्टील और रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो आदमी के 8 जरूरत, मतलब कि मतलब हर आदमी को ये सब का जरूरत पड़ता है। तो ये तीनों तो याद रखना काफ़ी इसीलिए ईजी है, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, है ना, कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। उसके अलावा सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो सीमेंट यानी जिससे हमारा घर बना है, फर्टिलाइजर यानी जिससे हमारा खाना बना है, भोजन बना है, खेत में इसका यूज होता है। ये हो गया 5, ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। उसके अलावा रिफाइनरी प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद स्टील, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों को बस याद रखने की जरूरत है। और भी कुछ निमोनिक बना के आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये 8 सेक्टर है। एक कोर इंडस्ट्री कई बार पूछा गया है, ऑप्शन देकर दे दिया जाता है कि इसमें कोर इंडस्ट्री नहीं है या इसमें से कौन इंडस्ट्री है, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, छोटा से बड़ा हर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट NSSO के बारे में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये CSO के अंदर आता है, यानी कि MOSPI के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है। तो NSSO इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल सैंपल सर्वे। तो यदि पूरे इंडिया में यदि सर्वे करना है, तो लार्ज स्केल पे सर्वे करना है, तो NSSO के द्वारा करवाया जाता है। NSSO के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है इसके द्वारा। प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड रेगुलरली थ्रू नेशनल वाइड हाउस होल्ड सर्वे, वेरियस सोशल इकोनॉमिक सब्जेक्ट, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स एक्ट एंड इंटरप्राइजेस सर्वे। तो कहा जा रहा है कि जैसे अभी हम लोग पढ़े थे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री या फिर इकोनॉमिक सेंसस जो होता है, ठीक है, तो ये सब इस NSSO के द्वारा करवाया जाता है। इकोनॉमिक सेंसस भी होता है, जिस तरह से आदमी का सेंसस होता है उस तरह से इकोनॉमिक सेंसस होता है। बिसाइड दिस सर्वे NSSO कलेक्ट डाटा रूरल और अर्बन प्राइसेस। तो रूरल और अर्बन प्राइसेस कितना है किसी चीज़ का, इस पर भी NSSO के द्वारा कवर किया जाता है। सिग्निफिकेंट रोल इन द इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप स्टैटिक्स। कंट्री के क्रॉप स्टैटिक्स को इंप्रूव करने में, मतलब कि कहाँ कितना धान बोया गया है, कितना गेहूँ बोया गया, सारा डाटा जो NSSO के द्वारा किया जाता है। इसका नाम ही है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो सैंपल सर्वे करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं CPI के बारे में। CPI, WPI, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब को डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अभी। CPI 3 तरह के होते हैं, CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड। ठीक है, तो CPI अर्बन के बारे में देखते हैं अभी। CPI अर्बन एरिया मेजर द चेंज ओवर द टाइम इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस फॉर पर्पस ऑफ कंजप्शन। तो इसमें देखा जाता है कि गुड्स और सर्विस का प्राइस कितना बढ़ा है पिछले महीने के मुकाबले। ठीक है, और अर्बन एरिया में देखा जाता है। द प्राइस पॉपुलेशन ऑफ CPI वाज इनिशिएटेड फ्रॉम 2008। तो ये इसको चालू किया था 2008 में बाय फील्ड ऑपरेशन डिवीजन ऑफ NSSO ऑन द बिहाफ ऑफ CSO। प्राइस स्टैटिक्स डिवीजन, द करेंट बेस ईयर फॉर CPI अर्बन इज 2012। तो CPI के लिए जो करेंट बेस ईयर है 2012 है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब CPI निकाला जाता है, अर्बन हो या फिर कोई भी हो, तो एक कैलेंडर ईयर को लिया जाता है, मतलब जनवरी से दिसंबर लिया जाता है। मतलब 2012 के जनवरी से 2012 के दिसंबर तक के प्राइस को बेस ईयर माना जाता है। वहीं जब WPI निकाला जाता है तो इसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर को लिया जाता है, फिजिकल ईयर को लिया जाता है। यहाँ पे अप्रैल से मार्च वाला सेशन चलता है, इसलिए 2 साल इसमें होगा, 2011 से 12। ठीक है, तो CPI के लिए बेस ईयर 2012 है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है WPI के बारे में। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, एक डिपार्टमेंट है DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है WPI निकालने के लिए CSA को, ठीक है। तो डिप के द्वारा जो है DIP मतलब कि ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है NSSO को डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और 2011-12 को बेस ईयर मानते हुए इसके डाटा को निकाला जाता है, और ये जो है वीकली बेसिस पे निकाला जाता है। अभी हम लोग WPI और CPI में दोनों में अंतर यहाँ पे देखे थे, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो ये मंथली बेसिस पे निकलता है CPI, यहाँ वीकली बेसिस पे निकलता है। एक गुड्स के लिए निकलता है सिर्फ WPI, और CPI जो दोनों के लिए निकलता है। बेस ईयर इसका कैलेंडर ईयर है 2012, इसमें है 2011-12, ठीक है। अब देखते हैं रूरल रिटेल प्राइस कलेक्शन। तब द डाटा ऑन रूरल रिटेल प्राइस आर कलेक्टेड बाय फील्ड ऑपरेशन डिवीजन रेगुलरली बाय कंप्लाइंग द CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो ये भी CPI के तहत एक लेबर ब्यूरो है ना। लेबर ब्यूरो के द्वारा इसको कंपाइल किया जाता है। और लेबर ब्यूरो किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है। तो जैसे यहाँ पे था ना कि WPI निकाला जाता है DIPP से, जब डिप से जब रिक्वेस्ट आता है तब जो है NSSO डाटा कलेक्ट करता है। उसी तरह से लेबर मिनिस्ट्री से जब रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री के तहत जो लेबर ब्यूरो है उससे रिक्वेस्ट जब आता है तब जा करके CPI रूरल के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है इसके द्वारा, और CSO फिर लास्ट में इसको पब्लिश करता है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज पब्लिश्ड मंथली बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। प्राइस इंडेक्स मेजर चेंजेज ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउसहोल्ड एक्वायर फॉर कंजम्पशन। CPI इज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। तो CPI जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्फ्लेशन का, मतलब महंगाई का फाइनल स्टेज को दर्शाता है, ठीक है। और CPI का ही यूज किया जाता है DA कलेक्ट करने में, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होते हैं उनका जो DA बनता है वो CPI के बेसिस पे ही बनता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम इनिशिएटिव 1975, इसको स्टार्ट किया था 1975 में, 1982 में, 96 में, 2006 में इसको रीस्ट्रक्चर किया गया, मतलब इसको दोबारा से इसको तय किया गया कि अब हम लोग क्या क्या करेंगे। द थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम रिस्ट्रक्शन 2006 टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो इसमें मेनली क्या टारगेट है? तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करना, अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनको इम्प्रूव करना। द प्रोग्राम कवर्स वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लाइक पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, एफोरेस्टेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, है ना, सारे सेक्टर को इसमें डील किया जाता है। आउट ऑफ 66 आइटम, ठीक है। जैसे 66 आइटम इसमें क्या क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है सिंस बीन सबमिटेड इनटू अनदर आइटम नेमली नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो पहले एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलता था, उसको नरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और 2009 से इसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। मॉनिटरिंग स्कीम के बारे में देखते हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर द प्रोग्राम्स स्कीम ओवर द TPP 2006। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो 2006 का था उसको मॉनिटर किया जाता है MOSPI के द्वारा। और फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगा रिसीव किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और डिफरेंट मिनिस्ट्री से, और उसको फिर जारी किया जाता है। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम में मेनली कि एक 20 प्रोग्राम बताया गया है किसी से रिलेटेड, तो पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अब MP लेड स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। तो MP लेड स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ा, पहले ये देखते हैं। तो जैसे देखिए हमारे यहाँ जो देश में सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चुने जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो यदि मान ली किसी मोहल्ले में या किसी विलेज में, किसी गांव में जो है रोड बनवाना है, ठीक है, तो रोड बनवाने का काम सांसद का नहीं था पहले। सांसद का काम है देश का कानून बनाना, पार्लियामेंट में बहस करना, है ना, देश के डिफरेंट मुद्दे को उठाना। तो लेकिन क्या देखा जाता था कि विलेज के जो लोग हैं सांसद को बोलते थे कि मतलब कि हमारे गांव का रोड बनवा दीजिए। अब सांसद जो है DM को बोलता था कि हम इस गांव का रोड बनवा दो, तो DM बोलता था मेरे पास फंड नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क सारे DM का करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है मतलब सारे सांसद को इस तरह का प्रॉब्लम होने लगा। तब जाकर के 1993 में जो है, ठीक है, एक स्कीम लाया गया जिसको बोला था MP लेड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। MP लेड स्कीम लाया गया। ये लाया गया था इनिशियली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इसको लाया गया था, ठीक है। और इसके तहत क्या था कि केंद्र सरकार जो है हर मतलब कि जितने भी MP है, ठीक है, उसके एरिया में जो DM है उसको पैसा दे देगी, और MP जब बोलेगा कि इस गांव में रोड बना दो, तो DM उस पैसा का यूज करके रोड बनवा देंगे। मतलब अब DM में बहाना नहीं कर सकते हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस पैसा का लिमिट हर स्तर पर चेंज होते रहा है, ठीक है। तो पहले जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता था, अब ये MOSPI के अंदर आता है 94 से। तो याद कीजिएगा 93 में जब ये बनाया था तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता था MP लेड स्कीम,
और अक्टूबर 94 से जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, इसके तहत क्या है, तो एमपी लेड इज सेंट्रली प्लान स्कीम फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाता है। द फंड रिलीजेज अंदर से स्कीम्स आर नॉट लैप्सेबल, लैप्सेबल नहीं होता। लैप्सेबल कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसको 1 साल के लिए मिला 50 करोड़ रुपया। ठीक है, हालांकि ज़्यादा मिलता है, मान लीजिए एग्जाम्पल मान लीजिए 50 करोड़ मिला। 1 अप्रैल से सेशन चालू होता है, यानी 31 मार्च, मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 को मिला है 50 करोड़ रुपया, तो इसको पैसा कब तक खर्च करना है, 31 मार्च 2021 तक करना है। यदि 31 मार्च 2021 के पहले पैसा खर्च नहीं कर पाया, ठीक है, मान लीजिए 31 मार्च तक 40 करोड़ रुपया खर्च कर पाया, तो जो 10 करोड़ रुपया बच गया वो लैप्स कर जाता है, मतलब वो पैसा वापस रिटर्न हो जाता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब अगले साल जो मिलेगा इसको फिर से मतलब कि जितना मिलेगा उसमें खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो आप बचा लिए वो अगले साल के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, तो ऐसे बोलते हैं लैप्सेबल। तो एमपी लेड स्कीम जो है नॉन लैप्सेबल, यानी कि इसके तहत अभी जो है, पहले इसमें कम पैसा मिलता था, अभी जो है एक मेंबर को 5 करोड़ रुपया मिलता है। अभी जो एक मेंबर को साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है अपने एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यदि किसी साल 4.5 करोड़ ही खर्च कर पाया, तो अगले साल जो है पहले से आधा करोड़ जो बचा हुआ है प्लस 5 करोड़ और आ जाएगा, तो उसके पास 5.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन लैप्सेबल फंड है, याद रखिएगा नॉन लैप्सेबल है, और कंप्लीटली फंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके तहत और क्या क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो जो लोकसभा के एमपी होते हैं, हमारे देश में एमपी 3 तरह के होते हैं, एक इलेक्टेड है ना, दूसरा नॉमिनेटेड। तो लोकसभा के, राज्यसभा के और नॉमिनेटेड, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी और नॉमिनेटेड एमपी। तो जो लोकसभा के एमपी होते हैं ये सिर्फ अपने एरिया में वर्क कर सकते हैं, मतलब जहाँ से सिलेक्ट होकर आए हैं, जहाँ से इनको चुना गया है, सिर्फ वहीं वर्क कर सकते हैं। राज्यसभा के एमपी किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए कोई स्टेट बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरे बिहार में कहीं भी डेवलपमेंट वर्क करवा सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई पाटलिपुत्रा से इलेक्ट हुआ है एमपी, कोई पाटलिपुत्रा से इलेक्ट हुआ है एमपी, ठीक है, पाटलिपुत्रा एक बिहार में एमपी मतलब कंस्टिट्यूएंसी सीट है, वहाँ सिलेक्ट हुआ, तो उसको जो 5 करोड़ रुपया मिलेगा वो इसी एरिया में खर्च कर सकता है, पाटलिपुत्रा में ही सिर्फ खर्च कर सकता है। लेकिन यदि कोई बिहार से राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो पूरे बिहार में कहीं भी पैसा को खर्च कर सकता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पूरे देश में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2 होते हैं। ठीक है, तो पूरे देश में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। हालांकि अब ये 2 मेंबर को ख़त्म कर दिया गया, मतलब कि अब लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट नहीं होंगे, इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो एमपी लेड स्कीम के बारे में हम लोग देखें कि इसको लॉन्च किया गया था 23 दिसंबर 1993 को, और उस समय पर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता था, लेकिन अभी ये मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और राज्यसभा के जो एमपी है पूरे स्टेट में खर्च कर सकते हैं, लोकसभा के एमपी अपने कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कर सकते हैं, और नॉमिनेटेड स्टेट मतलब नॉमिनेटेड एमपी जो है पूरे कंट्री में खर्च कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन क्या क्या है, तो यदि लोकसभा के एमपी दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में वर्क करना चाहते हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में वर्क करना चाहिए, तो 25 लाख रुपया मैक्सिमम वो दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में वर्क कर सकते हैं। मतलब 5 करोड़ में मैक्सिमम 25 लाख रुपया दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कर सकते हैं। जहाँ से चुन के नहीं आए हैं तो दूसरी जगह यदि वो खर्च करना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम 25 लाख खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और यदि स्टेट में यदि कोई डिजास्टर आया है तो वहाँ 25 लाख रुपया वहाँ दान दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि स्टेट में यदि कोई डिजास्टर आया है, मान लीजिए कोई मतलब कि कोई एक एमपी है लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा के एमपी तो किसी खास एरिया से इलेक्ट होकर आएंगे, जैसे पीएम मोदी को देख लीजिए, तो बनारस में बनारस से चुन के गए हैं, तो उनको जो 5 करोड़ मिलेगा वो पूरे बनारस का लोकसभा क्षेत्र में ही खर्च करना है। लेकिन यदि चाहते हैं कि बनारस के अलावा दूसरे क्षेत्र में हम खर्च करें तो उनको मैक्सिमम 25 लाख खर्च करने का छूट है। ठीक है, पहला एक्सेप्शन यहाँ है। दूसरा क्या है, यदि बनारस से इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है, तो बनारस कहाँ पड़ता है, यूपी में। यदि यूपी में कोई डिजास्टर आता है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई आपदा घोषित किया जाता है, जैसे मान लीजिए भूकंप आया है, तो यूपी में डिजास्टर आया है, तो वहाँ पे मैक्सिमम 25 लाख रुपया दान दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट डिजास्टर के केस में मैक्सिमम 25 लाख रुपये दान दे सकते हैं। लेकिन यदि पूरे कंट्री में कोई डिजास्टर आया है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस पूरे कंट्री का डिजास्टर, तो इस केस में 1 करोड़ रुपया तक दान दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट डिजास्टर के केस में 25 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन पूरे कंट्री में जब डिजास्टर आ जाए तो वहाँ पे 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं। तो दूसरा एक्सेप्शन यहाँ था। यदि हम लोग देखें यहाँ पे, तो पैसा जो है एमपी के खाते में नहीं आता है अभी भी। जैसे एमपी लेड स्कीम का जो पैसा है एमपी के खाते में नहीं आता, बल्कि ये डीएम के खाते में आता है।
5 करोड़ रुपया जो 2 किस्त में करके आता है, 2.5 करोड़ करके 2 बार में आता है पैसा। तो पैसा का खर्च कैसे होता है, तो जैसे आपको शुरू में बताया कि प्रॉब्लम क्या होता था कि जो लोग होते थे वो डीएम के पास न जाकर के एमपी के पास जाते तो बोलते थे कि हमारे गांव का रोड बनवा दीजिए। एमपी फिर बोलता था डीएम को कि डीएम साहब इस गांव का आप रोड बनवा दीजिए, तो ये बोलते थे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। अब क्या होगा, कोई आदमी एमपी के पास गया, एमपी डीएम को बोलेंगे, डीएम अब ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके खर्च करने के लिए, मैंने इनके कंस्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए 2.5 करोड़ रुपया डीएम साहब को मिला है एक बार में, मतलब साल में 5 करोड़ रुपया मिल चुका है। ठीक है, तो ये बोलेंगे ठीक है पैसा नहीं है तो हमारे वाले में से काट लीजिए, मेरा वाला 2.5 करोड़ तो आपके पास सही है। ठीक है, तो इस तरीके से एमपी लेड स्कीम वर्क करता है। ठीक है, तो डीएम के द्वारा खर्च किया जाता है, एमपी के खाते में पैसा नहीं आता है। 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ 2 बार में करके आता है, 2 इंस्टॉलमेंट में आता है। अब ये पैसा शुरू से 2.5 करोड़ नहीं था, मतलब कि मैक्सिमम, मतलब कि जब बनाया गया था 1993 में ये स्कीम, ठीक है, और 1994 में मॉस्पी के अंदर भेजा गया था, तो उस समय से 5 करोड़ रुपया नहीं मिलता था। उस समय काफ़ी कम पैसा मिलता था। तो हम लोग यहाँ पे उसको देखते हैं कितना मिलता था। तो सबसे पहले 1993 और 94 में 5 लाख रुपया मिलता था। जब यह स्टार्ट हुआ था उस समय मात्र 5 लाख रुपया मिलता था इसके तहत। ठीक है, उस समय मात्र 5 लाख मिलता था। उसके अलावा यदि देखा जाए तो फिर 2 करोड़ रुपया इसको किया गया 1998-99 में, 98 और 99 के वाले केस में, मतलब 1998-99 में इसको 2 करोड़ रुपया किया गया। और फिर 11-12 में जाकर के 2011-12 में इसको कर दिया गया 5 करोड़। तो अभी जो है 5 करोड़ रुपया मिलता है। और इसके तहत एक और कंडीशन है कि जो काम होना चाहिए है ना, 5 करोड़ जो खर्च होना चाहिए उसका 15% SC/ST वाले इलाके में, मतलब SC वाले इलाके में होना चाहिए। ऐसा इलाका जहाँ पे SC पॉपुलेशन ज़्यादा हो, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो 15% पैसा ऐसे एरिया में खर्च होना चाहिए। उसके अलावा 7.5% पैसा जो है ST वाले एरिया में खर्च होना चाहिए, मतलब जहाँ ST पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ 7.5% खर्च होना चाहिए। तो ये था इसके बारे में, है ना। तो एमपी लेड स्कीम के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ लिए, जो यहाँ पे नहीं दिया है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अभी एक और यहाँ पे छूट गया, एमपी लेड स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये याद रखिए, कोरोना वायरस में सारा पैसा खर्च हो गया है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला है कि एमपी लेड स्कीम के तहत 2 साल जो है किसी को पैसा नहीं मिलेगा। एमपी लेड स्कीम 2 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, बेसिक इकोनॉमिक डाटा यहाँ पे खत्म हुआ। हम लोग दूसरे चैप्टर को देखते हैं। तो यहाँ पे है कॉमर्स के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यहाँ पे बताया गया। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। द मैंडेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रेगुलेशन, तो इसका काम क्या है, तो रेगुलेशन करना, डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ इंडियाज इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट इंटरनेशनल ट्रेड। तो कॉमर्स पॉलिसी यहाँ पे डेवलप करना, है ना, देश विदेश में किस तरह से व्यापार हो, इंडिया के अंदर किस तरीके से व्यापार हो, और इसके द्वारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिक्लेयर किया जाता है, FTP डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत इस डिपार्टमेंट के द्वारा और भी कई काम किया जाता है। मल्टीलेटरल बायलेटरल कमर्शियल रिलेशन सेटअप करना, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, उसके बाद स्टेट ट्रेडिंग, स्टेट के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना। ठीक है, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, मतलब ट्रेड को बढ़ावा देना। उसके बाद फिर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटीज़ हैं, उनको रेगुलेट करना, उनको डेवलपमेंट के लिए काम करना। इंटरनेशनल ट्रेड प्ले कैटेलिटिकल रोल इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए नेशन, तो किसी कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इससे हम लोग को फॉरेक्स आता है, फॉरेन करेंसी आता है, फिर फॉरेन करेंसी का हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट तरीके से। ग्रेटर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी इंश्योर हायर कम्पिटिटिवनेस, तो इकोनॉमी मतलब कि ग्रेटर इंटीग्रेशन, दुनिया के साथ ज़्यादा तरीके से जुड़ना, मतलब ज़्यादा इंटीग्रेट होने से हम लोग को हायर कम्पिटिटिवनेस का, मतलब कि हम लोग को बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव बनना पड़ता है, किसी एक सेक्टर में ज़्यादा फोकस देना पड़ता है ना। GDP में ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होता है। इंडिया इंजॉयज अ स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज इन ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया का काफ़ी एक एडवांटेज है। और हम लोग एग्री प्रोडक्ट, प्लांटेशन, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ये सब हम लोग बेचते हैं। ठीक है, ज्वेलरी, केमिकल और प्लास्टिक भी हम लोग बेचते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में देखते हैं। तो टॉप 5 एक्सपोर्ट के बारे में यदि बात करें तो टॉप 5 एक्सपोर्ट में करते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सुन के थोड़ा अचंभा लगेगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करें, लेकिन ये बात सही है, हम लोग सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, तो वैसलिन आ गया, वैक्स आ गया, है ना। उसके बाद प्रीसियस स्टोन, हमारे यहाँ काफ़ी कीमती पत्थर जैसे अंगूठी में जो नग वगैरह लगाया जाता है, उसको हम लोग सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट करते हैं। ड्रग फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल, तो हम लोग इंडिया को जो है दुनिया का मेडिसिन फैक्ट्री बोला जाता है, तो हम लोग ड्रग्स को भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करते हैं। उसके बाद गोल्ड एंड प्रीसियस मेटल, आयरन एंड स्टील, तो ये हमारा 5 एक्सपोर्ट है। देखिए टॉप 5 एक्सपोर्ट क्या क्या है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्रीसियस स्टोन, ड्रग फॉर्मुलेशन,
गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल, आयरन एंड स्टील। 5 इंपोर्ट के बारे में बात किया जाए, इंपोर्ट क्या कराते हैं तो क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड। देखिए गोल्ड को सेकंड नंबर पे इंपोर्ट कराते हैं और बेचते भी हैं, मतलब गोल्ड को इंपोर्ट कराते हैं, उसका यहाँ पे गहना बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, अब वापस बेच देते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट भी कराते हैं। कोल, कोक एंड ब्रिक्वाइटी, तो ये तो एक तरह से कोल का ही टाइप हो गया, ठीक है। तो इतने तरह से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। और ट्रेडिंग पार्टनर में देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है, चाइना नहीं। पिछले साल चाइना था, इस बार यूएसए हो चुका है। देख सकते हैं इंडिया का लगभग 11% बिजनेस जो है यूएसए से हो रहा है, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएई, उसके बाद सऊदी, उसके बाद हांगकॉन्ग, है ना। और हम लोग आगे देखते हैं तो इंडिया का क्या क्या एक्सपोर्ट था, हम लोग यहाँ पे देखें। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 7.9%। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 7% बढ़ा है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रीच द न्यू पीक ऑफ $331 बिलियन ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2018-19। इंपोर्ट के बारे में देखा जाए तो इंपोर्ट भी हम लोग का बढ़ा है, ठीक है। और पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे देखा गया 8.99% का इंपोर्ट में। ऑयल इंपोर्ट वर वैल्यूड $140.47 बिलियन। तो हम लोग तो सबसे ज़्यादा ऑयल ही इंपोर्ट कराते हैं, जैसा कि हम लोग देखें, है ना, जो पिछले साल के मुकाबले 29% हाइयर है। नन ऑयल इंपोर्ट वैल्यू ₹366.97 बिलियन। यदि तेल को छोड़ दिया है तो हम लोग इतने का इंपोर्ट कराए हैं, जो पिछले साल से 2.82% हाइयर। तो हम लोग इंपोर्ट देखते हैं, इंपोर्ट हाइयर है, मतलब इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा अभी भी करा रहे हैं। यदि यहाँ पे बैलेंस, ट्रेड बैलेंस के बारे में बात किया जाए, ठीक है, द ट्रेड डिफिसिट इन अप्रैल मार्च वाज एस्टिमेटेड $176.40 बिलियन। तो ट्रेड डिफिसिट कहने का मतलब हुआ कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा करा रहे हैं, एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं, इसीलिए ट्रेड डिफिसिट कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ट्रेड डिफिसिट कितना है, 176 बिलियन का था पिछले साल, ठीक है, जो पिछले साल से भी ज़्यादा है। पहले 162 बिलियन का था, अब 176 बिलियन का हो चुका है। और ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड प्रीवियस ईयर, तो हम देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड बैलेंस यहाँ पे, जो ये वाला जो लाइन है ये एक्सपोर्ट का है और ये वाला इंपोर्ट का है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट को करा रहे हैं ना, एक्सपोर्ट का ये लाइन है और इंपोर्ट का ये लाइन है। यदि एक्सपोर्ट हम लोग 15 कर रहे हैं तो इंपोर्ट हम लोग 22-23 के आसपास कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात किया जाए तो एज पर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, कमेंट सेक्शन बताइए। अप्रैल तो ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ 3.3% एंड 3.69% इन 2019-20। तो ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक 2019 में लॉन्च किया गया था। उसके तहत बोला गया कि दुनिया जो है 2019 में 3.3% से बढ़ेगी और इंडिया 2020 में, दुनिया जो है 3.69% से बढ़ेगी 2020 में, ठीक है। लेकिन ये 2019 का डाटा था, उस समय कोरोना वायरस नहीं आया था। आज स्थिति काफ़ी बदल चुका है, ये सब अब दिन का सपना लगता है। ग्रोथ अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्टेड टू स्टेबलाइज स्लाइटली बिलो 5%। तो कहा गया कि जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे 5% के आसपास ग्रोथ रेट रहेगा। तो इस तरीके से कहा गया था। ग्रोथ इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया विल डी फ्रॉम 6.4 टू 6.3 in 19। तो जैसे बताया गया कि एशिया में जो डेवलपिंग नेशन है उसका एवरेज 6.4% था, जो घट करके 6.3 हो जाएगा 2019 में। और लेकिन 2020 में जो है पॉजिटिव ग्रोथ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है कि रिस्क टू ग्लोबल ग्रोथ टिल टू डाउन साइड। तो रिस्क जो है काफ़ी कम हो चुका था उस समय तक, मतलब ये सब बात किया जा रहा है कोरोना वायरस का पहले का, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पहले ही निकला था, 2019 का डाटा यहाँ पे है। और कहा जा रहा है कि रिस्क टू ग्लोबल ग्रोथ टिल टू द डाउन साइड एंड एस्केलेशन ऑफ ट्रेड टेंशन बिटवीन टू ग्लोबल जायंट्स यूएसए एंड चाइना में परचून ग्लोबल ट्रेड रिकवरी। तो कहा जा रहा है कि यदि यूएसए और चाइना के बीच का स्थिति सुधर जाए अभी तो ट्रेड रिकवरी हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट हैव बीन ड्रिवन बाय अनसर्टेनिटी सराउंडिंग यूएस चाइना ट्रेड नेगोशिएशन एंड ब्रेक्जिट। तो कहा जा रहा है कि यूएस चाइना ट्रेड के कारण ट्रेड नेगोशिएशन, मतलब कि यूएस चाइना जो ट्रेड वार चल रहा है और ब्रेक्जिट जो हुआ है, इसके कारण से दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। क्यों? ब्रेक्जिट क्या है? तो ब्रिटेन का एग्जिस्ट, ठीक है। तो ईयू से, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिस्ट जो है, ठीक है, एग्जिस्ट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में बताया गया कि इंडिया हैज अचीव्ड ग्रोथ रेट ऑफ 7.41% इन 2018, चाइना हैज ग्रोथ रेट ऑफ 6.6%, ठीक है। तो 2018 का डाटा था। 2019 का डाटा के अनुसार इंडिया लगभग 3 इस तरीके से डेवलप किया है। यहाँ देखते हैं द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कोविड-19 अराउंड द वर्ल्ड। इन अप्रैल द IMF वार्नड इकोनॉमीज इन एशिया वुड सी नो ग्रोथ दिस ईयर। तो अप्रैल में फिर ये जो रिपोर्ट था हम बता ही देते हैं, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो IMF के द्वारा फिर इसको रिवाइज रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया, ठीक है, कि एशिया में कोई भी देश ग्रोथ नहीं कर पाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर। 60 सालों में ऐसा होगा कि एशिया का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमी कुड श्रिंक बाय ऑलमोस्ट 1%। जैसे यहाँ पे बताया गया कि 2020 में जो है ग्लोबल इकोनॉमी कितना बढ़ेगा, 3.69% से
लेकिन यहाँ भी बताया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी मात्र 1% से बढ़ेगा। इंडिया जो है रिसेंट रन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो टू जस्ट 1% दिस ईयर, द लोवेस्ट इट हैज बीन फॉर लोवेस्ट 40 ईयर्स। तो कहा जा रहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा 2020 में, है ना, 2020 का बात किया जा रहा है, तो 1% के आसपास रहेगा। IMF द्वारा ऐसा कहा गया, जो कि 40 साल का सबसे लोवेस्ट होगा। ठीक है, अभी भी हम लोग 11 साल के लोवेस्ट पे चल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन के बारे में। तो WTO के द्वारा कहा गया है कि WTO का मतलब कि जो ग्लोबल दुनिया में मर्चेंडाइज का जो ट्रेड वॉल्यूम था, मर्चेंडाइज मतलब सामान का, ठीक है, मर्चेंडाइज मतलब होता है सामान, तो गुड्स का जो ट्रेड वॉल्यूम था वो 2.6% कम हो जाएगा 2019 में 2018 के मुकाबले। और इंडिया जो है 19th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 19th सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जो दुनिया का 1.7% शेयर रखता है। और इंपोर्टर में 10वें नंबर पे आता है। तो इंपोर्ट कराने पे इंडिया 10 नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। 2.6% इंडिया का हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, मतलब दुनिया में जितना ट्रेड होता है उसका 2.6% इंपोर्ट इंडिया में होता है, 10वें नंबर पे आता है। और एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया 19वें नंबर पे आता है। ठीक है, चाइना इज टॉप रैंक एक्सपोर्टर, चाइना जो है एक्सपोर्टर में सबसे फर्स्ट रैंक पे है, और अमेरिका इंपोर्टर के रैंक में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, तो याद रखिए चाइना टॉपेस्ट एक्सपोर्टर है और अमेरिका जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंपोर्ट के मामले में इंडिया 10वें नंबर पे आता है और एक्सपोर्ट में 19वें नंबर पे आता है। इन कॉमर्शियल सर्विस इंडिया इज 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो कॉमर्शियल सर्विस में देखा है तो मतलब सर्विस के सेक्टर में देखा जाए तो इंडिया एक्सपोर्टर के मामले में 8% पे है, सॉरी 8th लार्जेस्ट है, जो दुनिया का 3.5% है। और इंपोर्ट के मामले में 10वें नंबर पे है। तो इंपोर्ट के मामले में यहाँ भी 10वें नंबर पे है और यहाँ भी 10वें नंबर पे है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में यहाँ 19वें और यहाँ 8वें नंबर पे। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग सर्विस का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। USA जो है टॉप एक्सपोर्टर है सर्विस एज वेल एज टॉप इंपोर्टर ऑफ कॉमर्शियल सर्विस इन द ट्रेड। तो यदि देखा जाए सर्विसेज में तो USA टॉप एक्सपोर्टर भी और टॉप इंपोर्टर भी है, तो यानी कि सर्विस हो या गुड, USA दोनों केस में टॉप इंपोर्टर है। लेकिन सर्विस के एक्सपोर्ट में देखा जाए तो USA टॉप एक्सपोर्टर है और चाइना टॉप एक्सपोर्टर है सामान के क्षेत्र में। ठीक है, गुड्स के क्षेत्र में। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे कल डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड से। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।